बेटा, गुड इवनिंग एंड होप यू विल बी फाइन। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास जीएस फाउंडेशन में। और आज का हमारा विषय है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद तथा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, यानी मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के कार्य, पद, शक्तियां, अवस्थिति, द पोजीशन, पोस्ट एंड फंक्शंस ऑफ द एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये चीजें, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इस पे हमारा फोकस्ड होगा। तो जरा हम इस टाइटल को यूज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएस फाउंडेशन पॉलिटी टॉपिक को हम यहां डालते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान में रखना। चलो, ये हमारा टॉपिक, यानी मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, ये हमारा विषय है। ठीक है, चलिए इस पे अब बात करते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो शुरुआत हम करते हैं मंत्री परिषद की। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 74 एक संघ में मंत्री परिषद की स्थापना का जिक्र करता है, और हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 75 भारत के प्रधानमंत्री का पद, अवस्थिति, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताता है। यानी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 क्रमशः मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा करता है। हम जब भी पढ़ें तो दोनों को मिला के पढ़ें तो यह उचित होगा। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इस ख्याल से दोनों को साथ लेके पढ़िए, ये उचित है। अब आइए, ये जो मंत्री परिषद है, इसी को हम संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, संघीय सरकार, सत्ता, कार्यपालिका केंद्र की यानी संघीय कार्यपालिका यानी फेडरल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये सब का मतलब मंत्री परिषद है, और सामान्य भाषा में सरकार। अब आइए, ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का क्या मतलब है, तो ध्यान दें। मंत्री परिषद में
सामान्यतः कहीं भी हमारे संविधान में उसकी ग्रेडिंग नहीं दी गई है कि कितने प्रकार के मंत्री होंगे। ये प्रधानमंत्री अपनी सुविधा अनुसार मिनिस्टर की कैटेगरी बना लेते हैं। कैबिनेट रैंक, यूनियन स्टेट मिनिस्टर, स्टेट, ठीक है, उसके बाद उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर, सेक्रेटरी लेवल मिनिस्टर। ये डिपेंड करता है कि पीएम बनाता है या नहीं। मिस्टर मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर 2014 में आए, उससे पहले जनरली 3 प्रकार की मिनिस्ट्री हुआ करती थी। कैबिनेट रैंक, जिसको हम मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, फिर संघीय राज्य मंत्री, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ये कहते थे, और उपमंत्री, ये 3 कैटेगरी होते थे। तो ये चीजें, लेकिन ये आए तो 2 ही कैटेगरी इन्होंने यूज किया, कैबिनेट रैंक और यूनियन स्टेट मिनिस्टर यानी संघीय राज्य मंत्री। यहां ये राज्य भारत राज्य की बात कर रहा है। इस राज्य का मतलब बिहार, यूपी, हरियाणा से बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 ही लेवल की क्रिएशन करते हैं मिस्टर मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर। अब आइए, जितने भी मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री collectively accountable toward the लोकसभा। लोकसभा संसद नहीं है, संसद का एक पार्ट है। इट इज नॉट पार्लियामेंट, ए हाउस ऑफ, ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो द होल ऑफ मिनिस्ट्री, नॉट मिनिस्टर, होल ऑफ मिनिस्ट्री अकाउंटेबल टुवर्ड द लोकसभा। मतलब जब कभी बहुमत सिद्ध नहीं होता लोकसभा में, जब ट्रस्ट मोशन और नॉन ट्रस्ट मोशन यानी कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आए या कट मोशन आए, कटौती प्रस्ताव, इन परिस्थितियों में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया लोकसभा में स्पीकर के सामने, तो यह मान लिया गया कि सभी मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। और जब किसी एक मिनिस्टर से, किसी एक मिनिस्ट्री से सवाल पूछा जाता है, मान ले पर्यावरण मंत्रालय से सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में पर्यावरण की दुर्दशा ऐसी क्यों है, तो वो सवाल पूरी सरकार से होता है, वो कलेक्टिवली रिसीव किया जाता है। इसलिए सभी मिल करके जवाब देते हैं, और देंगे तो पर्यावरण मंत्री, लेकिन अगर वो नहीं तो कोई और मंत्री दे सकता है जवाब। और अगर मंत्री कमजोर पड़ते तो देखते हैं सभी लोग एक होकर के मिल करके लग जाते हैं। क्यों? सामूहिक उत्तरदायित्व। अब आइए, अगर लोकसभा में इस्तीफा दे देते हैं तो मतलब यह निकल के आया कि लोकसभा स्पीकर अब इस रिजिग्नेशन को राष्ट्रपति को देंगे कि यह सरकार ने अपनी इस्तीफा दे दिया है। यह मतलब है, डायरेक्ट नहीं, तो इसको कहते हैं। जबकि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर, while the each minister individually accountable towards the president of India in union, सेंटर में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वही उसकी नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये भी समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट पर अब सवाल है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारण करना होता है? हमारे संविधान के अनुसार मंत्री बनने के लिए कहा गया है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने जैसी योग्यता का धारण करता हो। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट बैंकक्रप्ट, not on the post of profit, and minimum age 25 completed। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की उम्र मिनिमम 25 साल, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, साउंड माइंडेड हो, और भारत के किसी भी क्षेत्र में मतदाता सूची में
वोटर लिस्ट में उसका नाम हो तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो जिसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है वह केंद्र में मंत्री भी बन सकता है। और यही एज इट इज किसी राज्यों के सत्ता में मंत्री बनने के लिए भी है, एक ही है। तो हम एग्जाम्पल सेंटर का लें, उसे स्टेट में लागू कर देंगे। ये है। अब वास्तविक रूप से किसे मंत्री बनाना है और किसे नहीं बनाना है, उसको मंत्री का कौन सा दर्जा देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, यह निर्णय अपने स्व विवेक से प्रधानमंत्री का होता है। यानी द प्राइम मिनिस्टर solemnly authority to take decision who have to be make ministers in their own council of ministry। कौन सा मिनिस्ट्री देना है, ये सब चीज एक पॉइंट हो गया। अब आइए, जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा वोट लेके, बहुमत लेके जीता है, वह राजनीतिक दल के जितने सांसदगण हैं, याद रखिएगा सांसदगण, और सांसद का मतलब राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल से, बीजेपी फिर चुनाव जीत गई, बहुमत में आई, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हुई और बहुमत भी हो गया सरकार बनाने के लिए, यानी मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए। तो बीजेपी के जितने लोकसभा के सांसद हुए जो जीत के आए, और राज्यसभा में जितने सांसद हैं उनके, वो इकट्ठा होकर एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में तय करेंगे कि हमारे संसदीय दल का नेता कौन। तो सभी ने कहा मिस्टर मोदी। तो मोदी जो हुए बीजेपी के हुए, पर बीजेपी के चेयरमैन तो मिस्टर नड्डा हैं। तो बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री पार्टी हुई, जो एक्टिव पॉलिटिशियन हुए, बीजेपी के संसदीय दल का नेता मिस्टर मोदी हुए। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो संसदीय दल का नेता होता है, जिसे वो संसद के सदस्य खुद चूज करते हैं, उस राजनीतिक दल के संसद के सदस्य चूज करते हैं, वो अपने नेता को प्रमोट करते हैं पीएम के लिए, और उसी को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं, वेलकम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यू हैव टू बी प्रूव। तो हम उसे आमंत्रित करते हैं एज ए राष्ट्रपति, लेकिन हम जाके अपना दावा पेश करते हैं कि हमारी पार्टी को बहुमत है सरकार बनाने का, हम सरकार बनाना चाहते हैं, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। तब राष्ट्रपति उसे आमंत्रित करते कि यू हैव टू कम द फॉर द गवर्नमेंट। तब हम उनको नाम भेज देते हैं, ये पीएम हुए, ठीक है, ये लोगों को हम मिनिस्टर के तौर पे रखेंगे, पर मंत्रालय कौन सा देंगे ये नहीं तय होता। हो गया। और फिर वो नाम देते हैं और एक तारीख होती है, उस तारीख को आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त, और फिर उसे शपथ दिलाते हैं, ओथ। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ कराते हैं। आप तो पिक्चर में टेलीविजन पे देखते होंगे, एक ही साथ सबका हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से याद रखिएगा, पहले अपॉइंटमेंट होता है। 2014 में मोदी जब जीते तो 20 मई को ही राष्ट्रपति ने उन्हें अपॉइंट कर दिया था, प्रणब दादा ने, और 27 मई को उन्होंने अपनी सरकार फॉर्म की, तो शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री का शपथ हुआ और अन्य मंत्रियों का। तो अपॉइंट पहले हो गए, तब ना वो दिए। तो अपॉइंट अलग चीज है, तो याद रखिएगा, अर्थ ये निकला, राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर उनके सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति करते हैं। पॉइंट क्लियर। अब आइए, जब मंत्रीगण शपथ लेते हैं तो दो चीजों की शपथ लेते हैं, एक पद और एक गोपनीयता बनाए रखने की।
एक पद और एक गोपनीयता बनाए रखने की, कि हमारे विषय में जो भी चीजें विचार करने के लिए आएगा उसे मैं अक्षुण्ण और गोपनीय बनाए रखूंगा तब तक जब तक कि ऐसा करना उचित हो। समझाए? और पद की शपथ लेता है, मैं डैश डैश डैश। अब ये पद और गोपनीयता की शपथ तो लेते हैं किसके नाम से? संविधान को साक्षी मानकर, अपने आराध्य देव को साक्षी मानकर ले सकते हैं। तो अपने आराध्य देव किन भाषा में शपथ लेंगे? तो 22 में से किसी भी भाषा में शपथ ले सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, लिया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? संस्कृत में भी लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जो भी ले। अब अगले पॉइंट बढ़ाइए, एक सेकंड। तो बेटा अब अगली कड़ी में आइए। हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र नहीं है। There is no any reference in our constitution about deputy prime minister, even deputy chief minister. There is no any reference about the categorization of ministry, categorization of ministers in ministry. हमारे संविधान में कहीं भी मंत्री परिषद के भीतर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। इट इज टोटल डिपेंड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। अब आइए, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं, इसका सवाल कोर्ट में नहीं उठेगा। इट इज नॉट questionable, hearable in the judiciary, in the Supreme Court. Never. सलाह दिया या नहीं दिया, क्या दिया नहीं दिया, नो क्वेश्चंस। और दूसरा क्या बना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फिर राष्ट्रपति इसी प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ दिलाते हैं। अगला, सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम मंत्री परिषद को ही कार्यपालिका कहते हैं और प्रधानमंत्री प्रधान सलाहकार होता है राष्ट्रपति का। यानी पूरी मंत्री परिषद राष्ट्रपति का सलाहकार की भूमिका में है, एडवाइजरी देता है, एडवाइजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आइए, मंत्री परिषद के कैटेगरीज जो होते हैं या हो सकते हैं, अब तक जो ट्रेडिशनली रहा, जो व्यक्ति जिस मंत्रालय का चेयरमैन है उसको कैबिनेट रैंक कहते हैं। जैसे राजनाथ सिंह होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह जी वो हमारे क्या है, गृह मंत्रालय। इसी तरीके से स्मृति जुबैन ईरानी, विमेन डेवलपमेंट, महिला कल्याण, तो ये चीजें हैं। इस तरह से वो जो जिस मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं वो हो जाते हैं कैबिनेट रैंक, मंत्रिमंडलीय स्तरीय, सबसे बड़ा। अब आइए, दूसरा रैंक होता है यूनियन स्टेट मिनिस्टर। यूनियन स्टेट मिनिस्टर का काम है कैबिनेट मिनिस्टर को सलाह नहीं देना, सहायता करना। कि अपने से कनिष्ठ कैसे सलाह देगा, तो सहायता करना।
कभी कभी उन्हीं में से किसी को इंडिपेंडेंट चार्ज बना देते हैं, स्वतंत्र प्रभार, वो कोई रैंकिंग नहीं है। तीसरा होता है उपमंत्री, जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर को सहायता करता है। ठीक है, ये सब होता है, पर अभी दो ही हैं, कैबिनेट और यूनियन स्टेट मिनिस्टर। अब आइए मंत्रिपरिषद में जगह में देखा जाए तो कोशिश होती है हर जाति धर्म से लिया जाए। अब बीजेपी जीत कर आई, एनडीए जीत कर आई, उनके सहयोगी दल भी आए, तो कोशिश होती है हर स्टेट से हमारे मंत्रिपरिषद में लोग हों, लोग मतलब हों। यह भी कोशिश होती है कि हर जाति धर्म से भी हो, दलित से भी हो, महादलित से भी हो, स्त्री भी हो, पुरुष भी हो। समझ आ रही है बात हमारी? और यह भी कोशिश होती है कि कुछ राज्यसभा के भी मेंबर हो, लोकसभा के भी मेंबर हो। यह परंपरा है, रूल नहीं। इट इज नॉट द रूल, इट इज ट्रेडिशन। अब आइए मंत्री के संबंध में एक और बात आती है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जो है पूरी मंत्री परिषद का चेयरमैन, अध्यक्ष होता है और वो कैबिनेट रैंक का होता है। और गोल्डस्टन एक संविधान विशेषज्ञ हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, एक एग्जाम्पल लिया कि अगर मंत्री परिषद एक नक्षत्र मंडल है, अगर मंत्री परिषद एक नक्षत्र मंडल सोलर सिस्टम है, तो उस सोलर सिस्टम का सूर्य प्रधानमंत्री है। इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसीडर सोलर सिस्टम, देन दिस सोलर सिस्टम सन इज द पीएम, यानी टॉप प्रधान। ठीक है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है सुप्रीम एमंग इक्वल। कैबिनेट मिनिस्टर ही है पर उनमें सुप्रीम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं इक्वल हैं, पर मैनेजमेंट के ख्याल से, एडमिनिस्ट्रेशन के ख्याल से उनमें से सीनियर मोस्ट को हम चीफ जज बना देते हैं, जबकि रैंक सबका एक ही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही होते हैं। क्या प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? सुप्रीम एमंग इक्वल, बराबर वालों में प्रथम। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, प्रधान सलाहकार राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री होता है और सलाहकार उनके कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व संसद में कौन करता है? तो यही सरकार यानी यही मंत्रिपरिषद करती है। अगर किसी मंत्री को कोई प्रस्ताव रखना है तो रखे, वो सरकारी प्रस्ताव कहलाता है संसद में। पर अगर राष्ट्रपति कहे प्रधानमंत्री से कि फलाने मंत्री का प्रस्ताव पर विचार करिए, तो प्रधानमंत्री मानेगा विचार को। ठीक है, अब आइए मंत्रियों के संदर्भ में देखें हम, तो मंत्रियों को मंत्री के तौर पर कोई सैलरी नहीं मिलती। सैलरी तो उसका एमपी के तौर पे है, लेकिन मंत्री के तौर पे उसके काम बहुत हैं। तो ऑफिस खर्च है, टीएडीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डियरेंस अलाउंस है, एंड सो मेनी। तो ये सब मिल करके, अलाउंसेस मिलके, भत्ते मिलके, मकान के लिए, बिजली के लिए, गाड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए, कार खरीदने के लिए, अंटम संटम लोग आते हैं उनके ऑफिस में, उसके लिए, इन सब को मिला के जो पैकेज मिलता है वो कहलाता है सैलरी। समझ में आई? अब आइए, क्या जो लोकसभा की योग्यता रखता है वही बन सकता है मिनिस्टर? बिल्कुल हां। तो जो लोकसभा का सदस्य है वो नहीं, उसकी जैसी योग्यता रखने वाला कोई भी, यानी जो मेंबर नहीं है वो भी बन सकता है। बिल्कुल। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति ना तो लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री अगर बनाया गया है, तो रूल कहता है कि अपने मंत्री पद के ग्रहण करने की तारीख से 180 दिन के भीतर वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, बन जाए, तो उसकी मिनिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी। वरना यह समझा जाएगा कि 180 दिन पूरे होते ही उसकी मिनिस्ट्री भी मेल्ट कर गई, यानी खत्म हो गया, और सोचेगा खत्म हुआ और कल फिर से फ्रेश 180 दिन के लिए बन जाते हैं बिना मेंबर बने। ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक ही बार किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो यह ध्यान में रखना। तो चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब अगली कड़ी में आइए। अगला पॉइंट क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए।
मंत्रिपरिषद का जो चीफ होता है वो होता है कौन? कैबिनेट रैंक का, और सबका चीफ होता है पीएम। तो सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट की बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता पीएम करते हैं, और मंत्रिमंडल शब्द मैंने यूज किया है, मंत्री परिषद नहीं, अर्थात जो अपने अपने मंत्रालय के चीफ हैं वही इस बैठक में भाग लेते हैं और कोई नहीं। पर आप कभी टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर था वो भी जा रहा था। तो समझिए वो इनवाइटेड मेंबर है, आमंत्रित सदस्य है, क्योंकि उसके पास कोई फाइल है, उससे जुड़ी जानकारी के लिए उसको बुलाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठकें गोपनीय होती है। यह सामान्यतः प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर होता है, और मंत्री परिषद जो है कि गोपनीय बातें, और मंत्रिमंडल भी गोपनीय ही हो गया, आवास पर होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत की सीमा के भीतर कभी भी किसी सार्वजनिक स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। अगर चीन से आज युद्ध हो जाए और पार्लियामेंट टूट जाए बॉम्ब से, तो कहां बैठेंगे? प्रधानमंत्री आवास खत्म हो जाए, कहां बैठेंगे? या किसी ने, दुश्मन ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर, तो कहां बैठेंगे? हम कहीं भी बैठ लेंगे, किसी कचहरी में, किसी हॉस्पिटल में, किसी रेस्टोरेंट में, जो पब्लिक प्लेस है वहीं बुलाकर ओके कर देंगे। ये रूल है। आई वुड लाइक टू बी से एग्जाम्पल, हर देश में है ये। ग्लोबल वार्मिंग के अवेयरनेस के लिए नेपाल ने 2008 में अपनी मंत्रिमंडल की बैठक नेपाल के एवरेस्ट के बेस कैंप काला पानी में किया, शो करने के लिए पहाड़ पर कि ग्लोबल वार्मिंग है तो छोटे मोटे द्वीप डूबेंगे, तो हम लोग भी और ऊंचे स्थान पर एवरेस्ट पे ही रहेंगे। माले की सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक उसी साल पनडुब्बी में, सबमरीन में, समंदर के अंदर किया कि अब तो समंदर में ही रहना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, समंदर का स्तर बढ़ेगा, मालदीव डूब जाएगा। अवेयरनेस के लिए 7-8 साल पहले मिस्टर नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की बैठक बेगूसराय में एक सरसों के खेत में किया। समझ में आई बात? तो ये चीजें हो सकती है। ऐसे ही जजेस की भी बैठक, न्यायालय की भी बैठक ऐसे हो सकती है। ये सब रूल है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद जो है लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर वोटिंग वही करेगा जहां पर उसका सीट है, जिसका वो एक्चुअली मेंबर है। पर चूंकि मंत्री है और राज्यसभा में आज कपड़ा मंत्रालय से कोई सवाल पूछना है, तो कपड़ा मंत्री को पहले ही मालूम है, वो चले जाएंगे और राज्यसभा में उनसे सवाल पूछा जाएगा, जबकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, पर सरकार है ना, तो सवाल पूछने के लिए तो जा सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा। मतदान तो अपने ही सभा में करेंगे जहां के वो मेंबर है। पॉइंट क्लियर? तो ये भी आप जान गए। अब अगले पॉइंट पर आइए। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम बात करें, किसी भी मंत्री को कब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। ये सिद्धांत है, लेकिन एक्चुअली वो प्रधानमंत्री की इच्छा बने रहने तक पद पर रह सकता है। समझ में आई बात? ये भी क्लियर। वास्तविक रूप से देखें और सिद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रपति की इच्छा पे। इसके लिए कहते हैं कोई भी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा बने रहने तक अपने पद पर रह सकता है, जबकि वास्तविकता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा बने रहने तक। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है और रिसफलिंग कर सकता है, मंत्रालय बदल सकता है, सब उसका पावर है। एक्चुअली प्रधानमंत्री महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले के वह जो कृष्ण है, जो नर रूपी अर्जुन को नारायण के दर्शन करवाता है और कहता है, देख अर्जुन पार्थ, ये मेरा रूप है, और अपने विकराल रूप धारण करते हैं और कहते हैं, मेरे से ही तुम बना है अर्जुन, मेरे से ही भीष्म पितामह।
जो तीर तुम चला रहे हो वो भी मैं हूं, जो तीर खाएंगे भेज पितामह वो भी मैं हूं। मैं ही तीर हूं, मैं ही धनुष हूं, मैं ही लहू हूं, मैं हूं मांस हूं, मैं ही हार हूं, मैं ही पेड़ हूं, मैं ही पौधा हूं। ये युद्ध ही मेरी छाती पे लड़ा जा रहा है, मैं ही युद्ध लड़ रहा हूं, मैं ही हारूंगा, मैं ही जीतूंगा। सब कुछ मैं, मेरे ही तुम अंश हो और अंत तक मेरे में ही समा जाओगे। हम से ही प्रकट हुए हो, हम में ही समा जाओगे। हमसे अलग कुछ है ही नहीं। मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड। क्या सीन है, क्या बात है, समझ आई बात? बिल्कुल। इसी महाभारत के कृष्ण के सदृश प्रधानमंत्री होता है। उसी से सारी मिनिस्ट्री क्रिएट होती है और सारी मिनिस्ट्री उसी में समा जाती है और हमेशा उसकी मिनिस्ट्री उसी के पास रहती है। जब चाहे किसी से मिनिस्ट्री ले लेगा, जब चाहे किसी को दे देगा। समझ में आई? जब ऑटोमेटिकली कोई रिजाइन दे देता है या कोई मिनिस्टर डेथ कर जाता है, वो मिनिस्ट्री डायरेक्टली अपने आप स्वतः इसके पास, पीएम के पास आ जाता है ऑटोमेटिक। और जब तक किसी और को वो ग्रांट नहीं कर देगा, मिनिस्ट्री अलॉट नहीं कर देगा, तब तक उसी के पास रहेगा। तो ये जो मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है, मंत्रालय है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन, ये 1861 के एक्ट से शुरू हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये है प्राइम मिनिस्टर और ये है उसका मंत्री परिषद, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब आइए मंत्री के संदर्भ में दो तीन बातें और। ये तो आप मंत्री परिषद के बारे में समझने की कोशिश की। अब जो व्यक्ति विशेष के संदर्भ में देखें हम, तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करेंगे। तो अब इसको यहीं स्टॉप करिए और प्रधानमंत्री की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 20-25 मिनट प्राइम मिनिस्टर लेगा आपका, ठीक है? तो अब ये तो हो गया। अब हम इस पर फोकस करेंगे। ये आर्टिकल 74, ये आर्टिकल 75। जस्ट 2 मिनट्स। वेलकम बेटा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। भारत का एक प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 इस बात का जिक्र करता है और प्रधानमंत्री के तमाम
शक्ति, कार्य, अवस्थिति, पोजीशन, पावर के बारे में आर्टिकल 75 सफिशिएंट है और कोई आर्टिकल नहीं है। प्रधानमंत्री भारत में प्रोटोकॉल वरिष्ठता की सूची में थर्ड पोजीशन के सबसे सुपीरियर पोस्ट पे हैं, थर्ड सुपीरियर पोस्ट। फर्स्ट होता है राष्ट्रपति, सेकंड होता है उपराष्ट्रपति और फिर होते हैं प्रधानमंत्री। ये ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है और मंत्री बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता है। अब आइए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, या सदस्य ना हो तो 6 महीने तक तो पीएम बना रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसे दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। हमारे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य रहे हमेशा, लोकसभा के कभी नहीं। देवेगौड़ा 6 महीने तक तो सदस्य ही नहीं रहे, बाद में उन्होंने चूज किया, एमपी बने, नहीं तो वो तो एमएलए थे, रिजाइन दे के आए थे। राजीव गांधी अचानक प्रधानमंत्री बने और 6 महीने के भीतर फिर वो सीट पर चुनाव लड़े, अपनी मां के सीट पर। मां तो गुजर गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आता है प्रधानमंत्री, प्रधान सलाहकार राष्ट्रपति का होता है। प्रधानमंत्री के सलाह से सभी मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ होता है। इन प्रधानमंत्री का संदर्भ समझिए। प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक होता है, देश का प्रथम वक्ता होता है, फर्स्ट स्पोक्स पर्सन या स्पोक्स पर्सन ऑफ कंट्री। विदेश नीति का निर्धारक होता है, ठीक है। सरकार की नीतियों का सर्वश्रेष्ठ होता है। वह योजना आयोग जब होता था तो उसका अध्यक्ष होता था, पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अभी नीति आयोग है तो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होता है। इंटीग्रेटेड काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेटेड का राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, रिवर्स ट्रिब्यूनल्स, उसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा में वह अपने दल का प्रवक्ता, नीतियों का निर्धारक करता और लोकसभा में लोकसभा का नेता होता है। नेता, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता होगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, लाइक मनमोहन सिंह, तो वह लोकसभा के अपने दलों के किसी एक सदस्य को अपॉइंट करेंगे और वो हो जाएगा लीडर ऑफ द लोकसभा। मिस्टर मनमोहन सिंह ने सुशील कुमार शिंदे, जो कांग्रेस पार्टी की एमएलए थे लोकसभा से, उसको उन्होंने नेता बनाया था। पर मोदी जी खुद लोकसभा से हैं तो वो ऑलरेडी लोकसभा के नेता है, पार्टी के प्रथम वक्ता है, अपनी पार्टी के प्रथम वक्ता भी हैं लोकसभा में, ठीक है। अब आइए, अब है प्रधानमंत्री के संदर्भ में, उसी के सलाह से राष्ट्रपति काम करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और जो कुछ भी करते हैं, ये चीजें समझ आई। अब आइए, प्रधानमंत्री किन किन चीजों के संदर्भ में और है। अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन दिया तो समझिए सबने रिजाइन दिया। अगर प्रधानमंत्री अभी रिजाइन देगा तो नीति आयोग के सारे मेंबर रिजाइन देंगे, क्योंकि पदेन अध्यक्ष ने रिजाइन दे दिया है। तो ये चीजें, ठीक है। अब आइए हम प्रधानमंत्री के और संदर्भ में बात करें तो देखिए क्या क्या होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो संसदीय दल में जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है, उस संसदीय दल के जो नेता बनते हैं वह नेता प्रमोट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति उन्हें ही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री सेलेक्ट होता है अपने संसदीय दल के सदस्यों के द्वारा, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। जब भी उन्हें रिजाइन देना होगा राष्ट्रपति को रिजाइन देंगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए। जैसा मैंने आपसे कहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां, तो बराबर वालों में प्रथम होता है, सुपीरियर एमंग इक्वल। अगर मंत्री परिषद सौर मंडल है तो उस सौर मंडल का सूर्य प्रधानमंत्री है। देश का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव पीएम के नाम पर लड़ा जाता है, ठीक है। अब आइए,
पीएम भारतीय फिल्म के नायक की तरह है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानियां फिल्मों में चलती है। ठीक वैसे ही एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति चलती है। जिसको भी तीर मारना है पीएम पर, राहुल भी पीएम पे लगे हैं, सोनिया भी पीएम पे लगे हैं, नहीं, जो भी विपक्ष है, जो भी है, सब पीएम पर, समझे? क्योंकि वही नायक है, वही नेता है, वो देश का नेता है, देश का प्रथम वक्ता है, देश का वो प्रतीक है। वो जब बोलता है तो समझिए पीएम बोल रहा है, और पीएम बोल रहा है यानी देश बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आइए, वह राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार भी होता है, ठीक है, अपने मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, वह लोकसभा में अपने दल और सरकार का नेता है, प्रवक्ता है, वह राज्य सरकारों को निर्देशक, विदेश नीति का निर्धारक, देश का सर्वोच्च वास्तविक शासक, वह देश का प्रशासनिक प्रधान, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कंट्री, इट इज द पीएम, क्योंकि नेशनल हेड तो राष्ट्रपति होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये होता है। और जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर देखें तो सार्क के यही होंगे, कभी अध्यक्ष बनेंगे तो। अब आइए, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का वास्तविक उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, एंजॉय करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब आइए, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, खासकर 3 कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति के प्रति उसे निभाना होता है। संघ के प्रशासन और कानून के निर्माण से संबंधित विषय पर, मंत्रिपरिषद के निर्णयों संबंधित विषय पर वह राष्ट्रपति को सूचना देता है वक्त वक्त पे। राष्ट्रपति के मांगे जाने पर संघीय प्रशासन कानून संबंधी प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। वह राष्ट्रपति के चाहने पर एक मंत्री के निर्णय को, उसके प्रस्ताव को संसद में रख सकता है। लोकसभा की कार्यसूची प्रधानमंत्री तैयार करते हैं। लोकसभा में सरकारी नीतियों का प्रथम और मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम के पास कृपा और अनुग्रह की व्यापक शक्तियां हैं, जिसपे चाहे ग्रेस कर दें, अनुकंपा कर दें। संसद के सत्र को बुलाए जाने, स्थगित करने और अवसान, कॉलिंग ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, एडजर्निंग एंड एंडिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पीएम के वक्तव्य देश की आवाज होती है। जब पीएम बोलता है तो देश बोलता है। तो पीएम की बहुत ताकत है, ये ध्यान में रखिएगा, और उस ताकत का इस्तेमाल पीएम करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो समझ में आया प्राइम मिनिस्टर की क्या ताकत है? तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। राष्ट्रपति के तमाम शक्तियों का एक्चुअली वास्तविक प्रयोगकर्ता प्रधानमंत्री है, सलाहकार वही है, देश का प्रशासनिक अध्यक्ष वही है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगली कड़ी में आइए बात करते हैं। अब आगे कड़ी में सुनिए, अगली जो बात क्या है वो, तो पीएम आप समझ गए, मंत्री परिषद समझ गए। यही आप पैटर्न किसी भी राज्य के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। राज्यों में अगर मंत्री परिषद को देखें तो क्या फर्क पड़ता है? तो राज्यों में मंत्री परिषद का नियुक्ति और शपथ गवर्नर लेते हैं, और जहां यूनियन टेरिटरी है और सरकार वहां है, तो वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ खुद या बोल देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर जब होगा, अब जो होगा, तो जैसे पुडुचेरी है, इन सब जगहों पर, ठीक है। तो याद रखना है, मंत्री को उसके पद से, ठीक है, भ्रष्टाचार के आधार पर गिरफ्तार करने की स्थिति में उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर सीबीआई का केस है, इन्फोर्समेंट
डायरेक्टोरेट का केस है, ईडी का, नारकोटिक्स का, कुछ भी, तो मंत्री को गिरफ्तार बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के नहीं होगा। तो राष्ट्रपति से आज्ञा ले ली जाती है और आज्ञा लेते ही वो रिजाइन दे देता है। राष्ट्रपति का जो आज्ञा मिला तो उसके बाद एक्चुअली मंत्री रिजाइन दे देता है और वो अरेस्ट होकर चला जाएगा, क्योंकि तौहीन मानी जाएगी। तो ये मंत्री का है, ठीक है। अब आइए अगले पड़ाव में। अब हम बात करें सेंट्रल और स्टेट के संदर्भ में, समझ गए, यूटी के संदर्भ में समझ गए, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, पर सवाल यहां हमेशा मंत्री से आता है। अब अगला जो पॉइंट है उस पर हम गौर फरमाएं। राष्ट्रपति क्लियर, उपराष्ट्रपति क्लियर, मंत्रिपरिषद क्लियर, और ये अब हम आ जाते हैं शक्तियों का बंटवारा, और फिर लोकसभा राज्यसभा के ऊपर बात होगी, फिर अन्य की ओर बात करेंगे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब हमारा सवाल है लोकसभा राज्यसभा पर, गौर से सुनिएगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक संसद होता है जिसे हम पार्लियामेंट सामान्य भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। संसद की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी 1688 के आसपास। इट वॉज रिजल्ट ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इसे रक्तहीन क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति कहा गया है 1688 में इंग्लैंड में, और पार्लियामेंट की स्थापना हो गई। राजा की शक्ति में कमी आ गई और जनता के प्रतिनिधि आ गए संसद में। तो लोकसभा, जो संसद है ब्रिटेन की, उसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, सभी संसदों की जननी। इट इज ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। इन द टाइम बीइंग, इन द कोर्स ऑफ टाइम, देर आर समवेयर्स यूनिकैमरल पार्लियामेंट, समवेयर बाइकैमरल पार्लियामेंट। कहीं पर एक हाउस है, सिंगल हाउस, कहीं पे डबल हाउस है। एक सदन, दो सदन, एक सदनीय यूनिकैमरल, द्विसदनीय बाइकैमरल। इंग्लैंड में एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो सदन, दो हाउस हैं, दोनों में मेंबर हैं कुछ कुछ, दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। तो हम इंग्लैंड के पार्लियामेंट को कहते हैं डबल हाउस, ठीक है, यानी बाइकैमरल। बाई मतलब दो,
ऐसा ही अमेरिका में है, कांग्रेस और सीनेट। फ्रांस में भी है, और भी जगह है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो इंडिया में भी क्या है? बाई कैमरल, ये याद रखना है। अब इंडिया में बाई कैमरल है तो मालूम है आपको, लोकसभा और राज्यसभा। इन बाई कैमरल में एक अपर होता है, एक लोअर। हर जगह जनता के जो प्रतिनिधि जिस हाउस में बैठते हैं उसको कॉमनली हम हिंदी में जन प्रतिनिधि सदन, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, लोअर हाउस, फर्स्ट हाउस, टेम्पररी हाउस, ये सब कहते हैं। और इसका अपना एक नाम होता है। इंग्लैंड में इसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, और यही अमेरिका में नाम है कांग्रेस। हमारे इंडिया में लोकसभा, ये नाम है। और यही फ्रांस में नेशनल असेंबली, यही पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, ये है। और यही चीजें राष्ट्रीय पंचायत नेपाल में। तो ये तो इंडिया में बाई कैमरल है। वैसे हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउस और 1 इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 3 है, पर हाउस के नाम पर 2 है। तो भारत में अपर हाउस राज्यसभा है, जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे सीनेट अमेरिका में, जैसे पाकिस्तान में सीनेट कहते हैं, आजकल उसको फेडरल असेंबली भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ये तो समझ गए। अब हम अपने पार्लियामेंट की बात करें तो पहले तो देखा कि दुनिया में पहला पार्लियामेंट कौन सा हुआ, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं, बाईकैमरल क्या होता है, यूनिकैमरल क्या होता है, ये समझ गए। चाइना यूनिकैमरल है। अब आइए, किसी भी पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस में, उसमें अगर सबसे ज्यादा मेंबर कहीं है तो वो चाइना है। चाइना के हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव में 3000 एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। 3000 एमपी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर द लार्जेस्ट, बिगेस्ट पार्लियामेंट इज द चाइनीज पार्लियामेंट, नॉन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस विथ 3000 मेंबर्स। इंग्लैंड में कितने मेंबर हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 मेंबर, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इंग्लैंड में हर 1 लाख लोगों पर 1 सदस्य होते हैं, तो लगभग 6.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो आप समझ लीजिए, तो 650 मेंबर हैं। फिर आइए आप हमारे पड़ोस में नेपाल, यहां भी 1 लाख पर 1 प्रतिनिधि है, और यहां भी 601 मेंबर हैं। अमेरिका में तो इलेक्शन ही चल रहा है और कांग्रेस है वहां पर 435 मेंबर्स हैं 50 स्टेट से। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 मेंबर होते हैं एमपी कांग्रेस के। तो 435 और 438 मेंबर वहां हैं। अपने देश में देखें तो 545 एक्टिव है। अब तो 2 घट जाएंगे। एंग्लो इंडियन का अब व्यवस्था खत्म हो गया, क्योंकि हमने उसको रिकंटिन्यू किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स कर गया। इट मीन्स 543 एक्टिव है। तो भारत में ये है। तो आप खुद देखिए, सबसे बड़ी पार्लियामेंट चाइना, फिर हमारा पड़ोसी में नेपाल 601, 650 ब्रिटेन, अमेरिका 438, और हम 543। वैसे 45 आप कहिए, क्योंकि जनरली पूछेगा यही, समय के साथ बदलेगा। तो ये फर्क पड़ा। अब आइए, जो भारतीय बाईकैमरल पार्लियामेंट है, हम इसे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हम बात करते हैं लोकसभा पे। अब लोकसभा पे क्या बात होगी, तो गौर से सुनिए। लोकसभा को आप लोअर हाउस, निम्न सदन, जन प्रतिनिधि सदन, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, नॉन परमानेंट हाउस, अस्थायी सदन, जस्ट टर्म इज 5 years, ये है। और फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन कहते हैं। जनता के प्रतिनिधि यहां बैठते हैं। इसके मेंबर को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, लोकसभा।
और सदन को लोकसभा हम पॉपुलरली जानते हैं। 1922 में यह गठित हुआ था। 1952 में आजादी के बाद पहली बार विधिवत गठित हुआ था। फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है। अब लोकसभा में कुल सदस्य संख्या, ये भी हमने आपको बताया। अब कितना सदस्य को क्या कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुल सदस्यों के संदर्भ में। लोकसभा के कुल सदस्यों के संदर्भ में आपसे एक सवाल करेगा कि लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या किस जनगणना पर आधारित है। 1971 के सेंसस जनगणना पर आधारित है वर्तमान लोकसभा और सभी विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या। और कहा गया है, संविधान में लिखा गया है कि 2026 तक यही परिस्थितियां बनी रहेगी। उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे मेंबर को। फिलहाल 1971 के जनगणना पर आधारित है, प्रति 10 लाख पर एक सीट, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें, संसद बढ़ा सकती है, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदन के सदस्यों का कार्यकाल ऑटोमेटिकली 5 साल का हो गया। लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व, भंग हो सकती है। कई बार ऐसा हो चुकी है। जब लोकसभा 5 वर्ष चलती है और फिर इलेक्शन होता है 5 वर्ष पे, तो उसे जनरल इलेक्शन, आम चुनाव कहते हैं। अगर 5 साल से पहले ही भंग हो गई और चुनाव कराने की नौबत आई, तो उसे मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव कहते हैं, जो सभी सदस्य के लिए होगा। 543 पर चुनाव होगा, पर कहलाएगा मिड टर्म पोल। मान लीजिए 1 साल के बाद भंग हो गया, 2 साल के बाद भंग हो गया, 3 साल के बाद भंग हो गया, 3.5 साल पे भंग हो गया, मिड टर्म पोल। और अगर कोई सदस्य मर जाता है, तो सदस्यों के सीट खाली होने पर जो चुनाव करवाए जाते हैं, इसे बाई इलेक्शन, उपचुनाव कहते हैं, जो अक्सर होता रहेगा, होता रहता है, तो उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। तो इलेक्शन 3 हो गए। ये चलिए, अब आते हैं लोकसभा सदस्यों की क्या होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। भारत का नागरिक, 25 वर्ष पूरे, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, भारत के किसी क्षेत्र में क्या मतदाता सूची में उसका नाम हो। यह चीज है। समझ में आई बात? एक सेकेंड। तो बेटा, हमारी लोकसभा 5 साल के लिए होती है। पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि और उपचुनाव। अब हमारे योग्यता होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। तो भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय 25 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। दिमाग से साउंड माइंडेड हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ये सब चीजें हो। और भारत का किसी भी मतदाता सूची में नाम हो उसका, और किसी भी राज्य का रहने वाला हो, भारत के किसी भी कोने से इलेक्शन फाइट कर सकता है लोकसभा का। पॉइंट क्लियर? अब आइए, लोकसभा में दिया हुआ है कि अगर कोई भी सांसद 2 वर्ष तक लगातार लोकसभा का सदस्य रह गया, उसके बाद जिंदगी में वो कभी भी चुनाव लड़े ना लड़े, हार जाए फिर आए, पेंशन उसको हमेशा मिलेगा। जब रहा, तो जब वो लास्ट रहा, तब के हिसाब से उसका पेंशन मिलेगा। बड़ा अच्छा है।
अब अगले पॉइंट पर आइए। तो लोकसभा के लिए आपने ये देखा, लोकसभा के सदस्यों के लिए देखा। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? जनप्रतिनिधि, प्रत्येक 10 लाख पर। तो जनता चूज करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आइए, लोकसभा के भीतर जो कार्यवाही होती है वह कैसा होता है? तो लोकसभा के भीतर की जो कार्यवाही है उसके संदर्भ में हम बात करें। लोकसभा के भीतर कार्रवाई को अगर हम समय के अनुसार देखें तो यह नियमावली है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है और बैठकें जारी रहती है, इस दरमियान जो संसद, जैसे 14 सितंबर से संसद बैठेगी, 1 अक्टूबर तक चलेगी, यह मॉनसून सत्र कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे कुछ कोरोना की वजह से तब्दीलियां हैं, पर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, गौर फरमाएंगे जनरल की बात। तो गौर से सुनिए मिस्टर रामेंद्रा, बात यह है 10 बजे से लेकर 10:30 बजे सुबह जब संसद का सत्र चल रहा है, बैठक चल रही होती है, तो जितने एमपी हैं वो आएंगे लोकसभा में और रजिस्टर पर साइन करेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे। सुबह 10 बजे से सुबह 10:30, आधे घंटे अटेंडेंस बनेगा। फिर एक कोरम ऑफिसर होते हैं जो आईएएस रैंक के होते हैं, गणपूर्ति अधिकारी। अब वो रजिस्टर उठाएंगे और देखेंगे कितने आए। मान लीजिए 300 अटेंडेंस लगा है, यानी 300 आए। अब वो लोकसभा के हाउस के भीतर जाकर के वो काउंट करेंगे कितने लोग अंदर बैठे हैं और कितने अटेंडेंस लगा के चल पड़े। तो काउंटर पे अंदर जाके काउंट करेंगे। 10:30 से 11 AM के बीच काउंटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द काउंटिंग ऑफ कोरम, गणपूर्ति। अगर गणपूर्ति है तो सदन की कार्रवाई 11 बजे से चलेगी। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं है, कोरम, तो सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अब गणपूर्ति क्या होता है वो बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अब आइए, अब क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल। इसमें जितने प्रश्न पूछने होते हैं ये पहले ही नोटिफिकेशन सूची लोकसभा अध्यक्ष को मिल चुकी होती है। 14 दिन पहले ही वो सवाल दे चुके होते हैं कम से कम। तो जो सवाल पूछना है उसका इनलिस्टिंग होती है और स्पीकर साहब कहते हैं सवाल नंबर 3, मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। वो सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से। तो एक व्यक्ति एक दिन में एक सवाल पूछेगा, उसके साथ 3 कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन अटैच किया जा सकता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है 10, 15, 20 सवाल से ज्यादा पूछे नहीं जा सकते। एक ही घंटे का है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। ये जो होता है तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टारर क्वेश्चन, जिसका वर्बली जवाब दिया जाता है मौखिक रूप से। ठीक है, सवाल पूछने की हैसियत के संदर्भ में देखिए तो ये स्पीकर के आज्ञा से ही सवाल पूछेगा और जो मंत्री जवाब देंगे स्पीकर की आज्ञा से देंगे। अब 12 बजे से 1 बजे ना AM ना PM बीच का, तो इसको शून्यकाल कहते हैं, जो 1890 के संदर्भ में भारत में ही इजाद हुआ। तो 12 से 1 शून्यकाल होता है, 0 आवर। इसमें आप बिना पूर्व सूचना दिए गार्जियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को, विदाउट प्रीवियस इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू गवर्नमेंट इफ मैटर इज पब्लिक इंपॉर्टेंस। लोक महत्व के मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल देन एंड देयर आप पूछ सकते हैं बिना पूर्व सूचना के। दैट्स कॉल्ड द शून्यकाल। अभी कोरोना काल में इसे आधे घंटे का शून्यकाल कर दिया और प्रश्नकाल को खत्म कर दिया है। अब आइए, अब बच गया बेटा 1 से लेके 2 बजे तक इन लोगों का लंच होता है और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस में एक ही साथ, 5 बजे तक विधेयक पर बहस होती है। तो डिस्कशन ऑन द बिल टू मेक लॉ। अब अगले पॉइंट पर आइए, लोकसभा में MWF, M का मतलब मंडे, W का मतलब वेडनेसडे, F का मतलब फ्राइडे। तो MWF में क्या होता है,
आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये आधे घंटे की चर्चा जो होती है वह शाम के 5 से 5:30 MWF में, जबकि राज्यसभा में MWF निश्चित नहीं है, पर किसी भी दिन आधे घंटे की चर्चा करवाई जा सकती है। ये हुआ इसका टर्म। अब है कोरम का सवाल। तो कोरम का सवाल आज हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। कोरम समझाने में हमको 10 मिनट लगेगा। बस इतना समझिए, उपस्थित सदस्यों के 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिकतम होगा वही सदन की कार्रवाई के लिए गणपूर्ति कोरम मानी जाती है। उपस्थित प्रेजेंट मेंबर्स 1/10, अदरवाइज 10 मेंबर, विच वन इज मोर देन, दैट विल बी द कोरम। ठीक है, चलिए, लेकिन इस पर डिस्कस कल करेंगे। कल मैं क्लास ले रहा हूं, कई बार आपसे कहा पर नहीं ले पाए, उलझने, लेकिन यह गलत है परिपाटी, आई एम सॉरी फॉर दैट। कल मैं क्लास ले रहा हूं, सभी क्लासेस कल चलेंगी, संडे भी चला देंगे, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।